स्वागत है आपका। मैं संध्या शर्मा लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो न्यूज पंच। इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाएंगे वो खबरें जिन पर है आप सभी की नजर। न्यूज पंच में सिर्फ खबरें नहीं बल्कि खबरों की होगी पूरी पड़ताल और ग्राउंड जीरो पर मौजूद अपनी टीम से जानेंगे हर एक अपडेट भी। आज न्यूज पंच के जरिए आपको 3 राज्यों की बड़ी खबरों से हम करेंगे अपडेट। तो आइए सबसे पहले कर लेते हैं टॉप लाइंस का रुख। तो न्यूज पंच में सबसे पहले आपको लिए चलेंगे पश्चिम बंगाल और आपको बताएंगे टीएमसी का भंडार बड़ा भ्रष्टाचार। जी हां, इस खबर के बारे में आपको विस्तार के साथ बताएंगे और अब क्यों पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तमाम सवालों के घेरे में, विस्तार से आपको ये भी बताएंगे। इसके अलावा अगली खबर हमारी होगी वो होगी उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई और आपको बताएंगे कि नालायक औलादों को समझा लो वरना। अब ये वरना के क्या मायने हैं वो आपको विस्तार के साथ बताएंगे और आखिर क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर साफ शब्दों में ये बात कही है ये भी जानेंगे। इसके अलावा हमारी न्यूज पंच की अगली खबर होगी और आपको लिए चलेंगे पंजाब और आपको बताएंगे कि बेटी को आखिरी अलविदा। क्या पंजाब में है कानून राज? जी हां, यही है सबसे बड़ा सवाल कि क्या पंजाब में खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो विस्तार से आपको इस खबर के बारे में भी बताएंगे। तो आइए कर लेते हैं न्यूज पंच की शुरुआत और सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में एक तरफ विकास, विस्तार और बदलाव की बयार नजर आ रही है तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ते जा रही है। जिस भय बनाम भ्रष्टाचार के संकल्प के साथ भाजपा जनता के बीच पहुंची, उस भय मुक्त वातावरण की तस्वीरें तो अब सामने आ ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा भ्रष्टाचार की परतें भी खुलते जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि लक्ष्मी भंडार योजना की आड़ में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के लिए आवंटित इस सरकारी योजना के धन को तृणमूल नेताओं ने एक सुव्यवस्थित तरीके से लूटने का काम किया। लक्ष्मी भंडार योजना का क्या है ये महाघोटाला, आइए जानते हैं। तो टीएमसी का ये बड़ा फर्जीवाड़ा है, आपको बता रहे हैं, जहां पर लक्ष्मी भंडार योजना में बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया है। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़े आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कहा कि योजना के पैसे जो थे वो टीएमसी नेताओं ने लूटने का काम किया है। यानी कि जो पात्र महिलाएं थी उन्हें तो इस योजना का लाभ नहीं मिला, बल्कि टीएमसी के नेताओं ने लूट खसोट मचाने का काम किया। पुरुषों ने इस जो महिलाओं के लिए योजना तैयार की गई थी उसका लाभ पुरुषों ने उठाया और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पश्चिम बंगाल में अब तक चल क्या रहा था। मुर्शिदाबाद में 22 फर्जी खातों का खुलासा हुआ है, 1-2 नहीं बल्कि 22 फर्जी खाते सामने आए हैं और अवैध लाभार्थियों को इसके माध्यम से पैसा भी मिला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का डीजी को निर्देश भी हैं और उन्होंने साफ तौर पर अब कह दिया है कि घोटाले की तह तक पहुंचा जाएगा और इसीलिए उन्होंने आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि एसआईटी गठित की जाए, यानी कि अब एसआईटी का गठन होगा और तमाम तरह की परतें खुलती हुई नजर आएगी और ये स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर जो लक्ष्मी भंडार योजना पश्चिम बंगाल में चलाई गई उसमें कौन कौन लोग थे जिन्होंने अवैध रूप से इस योजना का लाभ उठाया और अपने खाते भरने का काम किया। जी हां, किनके घरों में इस योजना के माध्यम से लक्ष्मी पहुंची ये खुलासा एसआईटी करती हुई अब नजर आएगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस जांच में अब पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि जांच की आंच भी अब आ रही है। जांच में सामने आया है फर्जी खातों का एक पूरा व्यवस्थित जाल, जिसमें टीएमसी नेताओं के नाम पर कई सारे खाते हैं। जी हां, 1-2 नहीं, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि कई सारे खातों का खुलासा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और मुर्शिदाबाद में 22 फर्जी खाते थे। पुरुष लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और भुगतान जो है वो साफ तौर पर महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुषों को होता हुआ नजर आता। तारिकुल रहमान से जुड़े हुए 6 खाते भी सामने आए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में लोगों के कल्याण के लिए योजना को आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस योजना का लाभ किसको मिला? जो पात्र लोग थे उन्हें तो योजना का लाभ नहीं मिला। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलता तो शायद इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं ममता के खिलाफ खड़ी नहीं होती।
साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता सरकार जो भी योजना लेकर के आई थी उससे कहीं ना कहीं गाये बगाहे टीएमसी को ही फायदा मिलता हुआ नजर आया। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से जुड़ गए हैं। कोलकाता से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से जब ममता सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया, और लक्ष्मी भंडार योजना तो इस समय काफी चर्चाओं में है क्योंकि पात्र महिलाओं को तो लाभ नहीं मिला बल्कि टीएमसी के नेताओं के राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। संध्या, ये जो पूरा मामला सामने आया है ये इसलिए सामने आया है कि जब भाजपा की सरकार अन्नपूर्णा योजना लक्ष्मी भंडार जो अभी भी पा रहे हैं उनको धीरे धीरे अन्नपूर्णा योजना में कन्वर्ट करने का जो काम शुरू किया है, तो तब जाके जब देखा गया कि कितने लक्ष्मी भंडार के लाभार्थी हैं, वो कौन कौन है, इन सारे मामलों को जब जांच किया जा रहा है तो तभी ये बातें सामने आई। पहले राखीबुल शेख का नाम सामने आया था, फिर आगे चल के देखा गया सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पे तृणमूल के जो वर्कर्स है, तृणमूल के जो कर्मी है, नेता है, वो लोग अपने नाम पर लक्ष्मी भंडार लेते हैं। और एक अकाउंट नहीं, ऐसे कई, किसी के नाम पे 6, किसी के नाम पे 15 अकाउंट ऐसे खुले गए हैं। और पूरा माना जा रहा है कि ये 450 करोड़ से भी ज्यादा घोटाला है। यानी एक तरफ से घुसपैठिया तो लाभार्थी थे ही, ऊपर से जो टीएमसी के जो नेता है, जो महिला नहीं है, वो भी इससे बड़ी और से पैसा लेते थे, लूट करते थे, ऐसा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है। और साफ तरीके से जो ये आम जनता का पैसा है, तो आम जनता का पैसा जब इस तरह से लूटा जा रहा है, इसीलिए कारण है कि अन्नपूर्णा योजना में एक बड़ा फॉर्म तैयार किया गया है। 11-12 पेज का एक फॉर्म है और जिसमें काफी सारे डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। तो इसके लेकर टीएमसी सवाल खड़ा कर रहा था कि इतने सारे डिटेल्स क्यों, इतने सारे सवाल क्यों। तो तब जाके इस बात का खुलासा किया गया कि इसलिए कि आपके जो नेता है, वो नेता इस तरह से जो आम जनता के पैसा लूट कर रहे थे, उसे रोकने के लिए अन्नपूर्णा योजना को जो फॉर्म है उसमें फुल प्रूफ किया जा रहा है। और साथ ही साथ अभी लक्ष्मी भंडार का पोल खुलने के लिए सिट का गठन किया गया है। सौरभ, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस समय में लक्ष्मी भंडार योजना चल रही थी तो क्या किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं होता था? क्या खातों की जांच नहीं होती थी? कैसे आखिर ये गोरख धंधा चल रहा था और कैसे अपात्र लोगों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा था? या फिर ये समझा जाए कि इसके पीछे की जो मंशा थी ममता सरकार की, वो पूरी हो रही थी? सुना, देखिए, सरकारी योजना है तो फॉर्म तो था, लेकिन सरकारी योजना में फॉर्म था, नियम भी था, लेकिन उस नियम को अनदेखा किया जा रहा था, ऐसा आरोप है। अगर अनदेखा नहीं किया जाता तो कैसे महिलाओं के लिए जो योजना है, उस योजना में कैसे पुरुषों को लाभ मिल रहा था। तो जो वहां के वीडियो जो थे, जो सरकारी आधिकारिक थे, उनके पास जाके ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। तो वहां पर जांच क्यों नहीं किया गया? तो ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि टीएमसी नेताओं का कैसा दबदबा था, उनका सरकार था, मतलब एक तरफ से वो समझते थे कि जो चाहे वो कर सकते हैं, वो जैसे चाहे लूट कर सकते थे। और इसको पूरी तरह से क्यों सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, ये हैरान की बात है। भाजपा का आरोप है असल में सरकारी योजना का पैसा लेकर वही पैसा टीएमसी की पार्टी के पास भी, पार्टी फंड के पास भी जाता था। और इसीलिए सीट का गठन किया गया है कि ये जो सारे पैसे हैं, ये क्या नेता खुद गटक गए या फिर इसका एक सिस्टम, एक भाग जो काटमनी, जो टीएमसी के सरकार में जो एक प्रचलित शब्द और प्रमाणित शब्द है। सौरभ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो पैसा कहां गया, किनके खातों में गया, और क्या जो कट मनी कल्चर पश्चिम बंगाल में फल फूल रहा था ममता बनर्जी के सत्ता में रहते हुए, क्या ये लक्ष्मी भंडार योजना भी उसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण बनकर के सामने आई है? बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही आइए अब चलते हैं उत्तर प्रदेश और आपको बात बताते हैं ऑपरेशन क्लीन स्वीप से जुड़ी हुई, जो खोड़ा को बनाएगा अपराध मुक्त। दोस्ती के नाम पर जिस असद की वजह से सूर्या के परिवार में अंधकार आया, उस असद पर पहले पुलिस की कार्रवाई हुई और अब प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है।
यानी जो पहले एनकाउंटर में हुआ ढेर, अब बुलडोजर कार्रवाई में उसका घर भी होगा ढेर। दरअसल आरोपी के मकान पर एसडीएम द्वारा जारी बेदखली का नोटिस चस्पा दिया गया है। प्रशासन ने क्षेत्र में मुनादी कराते हुए यह भी स्पष्ट कर दिया है कि यदि 15 दिनों के भीतर कथित अवैध कब्जा और निर्माण नहीं हटाया तो फिर नियम के तहत चलेगा बुलडोजर। अब ऐसे में क्या है उत्तर प्रदेश सरकार का संदेश, आइए जान लेते हैं। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिन्होंने दो टूक कही है कि यदि आप अपनी नालायक औलादों को समझा नहीं पा रहे तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि असद के घर पर चलने वाला है क्या बुलडोजर, क्योंकि सूर्या हत्याकांड में प्रशासन का एक्शन अब तेज हो चला है। एनकाउंटर के बाद बुलडोजर की तैयारी में साफ तौर पर यहां पर प्रशासन नजर आ रहा है। एसडीएम ने आरोपी के घर पर नोटिस भी चस्पा दिया है और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का आरोप यहां पर लगता हुआ नजर आया है और 15 दिनों की मोहलत दी गई है। 15 दिनों में कब्जा हटाना होगा और अगर ऐसा नहीं किया गया, आदेश का पालन नहीं हुआ तो फिर चलेगा बुलडोजर और होगी कानूनी कार्रवाई। जी हां, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से ये पूरा मामला, पूरा हत्याकांड चर्चाओं में आया और उसके बाद साफ तौर पर ये तस्वीरें बता रही है कि पुलिस के बाद अब प्रशासन भी एक्शन मोड में है। एनकाउंटर के बाद अब प्रशासन ने अपने हाथ में जिम्मा लिया है और इस अवैध कब्जे के घर पर भी नोटिस चस्पा दिया गया, यानी कि अवैध निर्माण है और इस पर प्रशासन ने नोटिस चस्पाया है। पुलिस कार्रवाई में असर ढेर हुआ था और उसके बाद अब 15 दिनों की मोहलत साफ तौर पर यहां पर दी गई है कि वो अपने इस अवैध कब्जे को हटा लें। अगर नहीं हटाया जाता है तो फिर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। तो बकरीद पर दोस्ती की कुर्बानी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिली थी कि किस तरह से दोस्ती के नाम पर दोस्त को धोखा दिया गया था और ईद का वो दिन था जब सूर्या चौहान की हत्या कर दी गई थी। जी हाँ, धोखे से बुलाया था सूर्या को और उसको मौत के घाट उतारने का काम किया था असद ने। खोड़ा की नवनीत विहार कॉलोनी में ये वारदात हुई थी, जिसके फुटेज भी सामने आए थे। 11वीं के छात्र सूर्या की चाकू मारकर हत्या कर दी थी, उसको चाकू से गोद दिया गया था और कहा था कि क्या आपने कुर्बानी होते हुए देखा है? आप अंदाजा लगाइए कि दोस्ती को किस तरह से तार तार करते हुए ये वारदात नजर आई थी। और बकरीद पर दोस्ती की कुर्बानी इसीलिए चर्चाओं में रही कि आखिर ये कौन सी दोस्ती का धर्म था जिसे निभाया गया और सूर्या चौहान को धोखे से बुला करके उसको मौत के घाट उतार दिया गया। असद ने साफ तौर पर कहा था कि क्या बकरा हलाल होते हुए देखा है। हालांकि उस समय में सूर्या कुछ शायद समझ नहीं पाया होगा, उसे नहीं पता था कि उसे ही मौत के घाट उतारने की कोई साजिश पर्दे के पीछे से तैयार की जा रही है। अब ये जब पूरा हत्याकांड सामने आया उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार साफ तौर पर नजर आ रही है कार्रवाई करते हुए। पहले पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की, हालांकि एनकाउंटर में उसकी मौत हुई और उसके बाद अब प्रशासन मुस्तैदी के साथ मौके पर नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब अवैध निर्माण पर नोटिस चस्पा दिया गया है और कह दिया गया है कि 15 दिनों की मोहलत है। अगर 15 दिनों में आपने अपना ये निर्माण नहीं हटाया तो फिर चलेगा बुलडोजर। ईद के दिन सूर्या चौहान की हत्या हुई थी और आपको बता दें कि जान बचाने के लिए लगभग 200 मीटर तक सूर्या भागा था, किसी तरह उसकी जान बच जाए, लेकिन फिर भी उसको घेर कर आखिरकार उस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए और उसको मौत के घाट उतार दिया गया। और भी ताज़ा अपडेट ले लेते हैं इस पूरी खबर पर। हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित मिश्रा जुड़ गए। अंकित, उत्तर प्रदेश सरकार का साफ तौर पर संदेश यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी अभी हमने अपने दर्शकों को सुनवाया, उन्होंने दो टूक कही है कि अपने बिगड़ेल औलादों को अब आपको समझाना तो होगा, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। देखिए, साफ तौर पर संध्या, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। जिस तरह दोस्त की यूँ कहें कि दोस्ती में
खंजर का इस्तेमाल किया गया, वो कहीं ना कहीं दर्दनाक है। और इन सब के बीच पूरे इलाके में तनाव अब भी बना हुआ है और इसीलिए लगातार पुलिस भी पूरे इलाके को घेर करके सीआरपीएफ की वहां पर जो टुकड़ियां हैं उनको भी तैनात किया गया है, जिससे इलाके में किसी भी तरह का तनाव, हिंदू मुस्लिम या सामुदायिक तनाव ना फैल सके। लेकिन जो लोग हैं वो लगातार मांग कर रहे थे कि बुलडोजर की कार्रवाई हो और इसीलिए कल मुनादी भी करवाई गई और बताया गया कि अगले 15 दिनों के भीतर जो अवैध निर्माण है उसमें से लोगों को वहां से हटा लेना, घर खाली कर दिया जाए और अवैध निर्माण को हटा लिया जाए, वरना एक्शन प्रशासन का देखने को मिलेगा। और पूरे इलाके में आप ये मानकर चलिए कि ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है, जिसके जरिए पूरे इलाके पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है, क्योंकि जो वहां की गलियां हैं वो बड़ी संकरी गलियां हैं, तो ऐसे भी किसी भी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अलर्ट है, लोगों को वहां पर खड़ा नहीं होने दे रहा है। ज्यादा लोग जो है जितना सुन रहे हैं वो और ज्यादा वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि सबको ये समझ नहीं आता कि ऐसा आखिर करने के पीछे की वजह क्या है। जिस तरह से इनकाउंटर में असद को गोली लगती है, घायल होता है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है, इन सब के बीच जो सवाल बड़ा यही है कि आखिर दोस्ती की आड़ में इतनी बड़ी रंजिश लिए क्यों फिर रहा था कोई, और वो भी उस दिन जो कि सबसे पाक दिन माना जाता है, उस दिन ऐसी घटना को अंजाम देना एक समुदाय द्वारा। ये सवालों के घेरे में अभी कई सारे सवाल हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस खंगाल रही है। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में कानून का ही राज चलेगा और गुंडागर्दी या इस तरह की हरकतें जो करेगा उसको अंजाम भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री को जब हमने अपने दर्शकों को सुनवाया तो उसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक्शन होगा और इस तरह का एक्शन देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं बानगी मिलेगा और बनता नजर आएगा। क्योंकि जिस तरह से ये घटना हुई है ये उत्तर प्रदेश में, और वो भी देखिए दिल्ली से बहुत पास से गाजियाबाद, यानी तकरीबन 10 से 20 किलोमीटर सेंट्रल दिल्ली से गाजियाबाद पड़ता है, और ऐसी घटना होना अपने आप में लोगों को चौंका देता है और कहीं ना कहीं विश्वास पर आघात अगर कहें तो ये गलत नहीं है संध्या, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे वाकया को अंजाम दिया गया वो एक दिन की प्लानिंग नहीं, इसके पीछे कौन किंगपिन है, यानी कौन थे वो लोग जो लगातार साजिश रच रहे थे और साजिश के पीछे इस तरह से अपने ही दोस्त को मुर्गा, ये यूं कहें जिस तरह से उन्होंने कहा बकरा तुमने हलाल होते हुए देखा है, तो वो बकरा उसी को बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय हो। जिस तरह से असद भागने की भी कोशिश कर रहा था, प्लेसेस बदल रहा था, जब उसको गाजियाबाद पुलिस ने इंदिरापुरम से गिरफ्तार किया और उस समय वो जवाबी कार्रवाई करता है, जवाबी फायरिंग कर देता है, जिसके एवज में पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है, फायरिंग करती है, जिसमें थाने का एक जो कांस्टेबल है वो भी कहीं ना कहीं घायल हुआ। लेकिन इन सब के बीच जो मांग है इलाके में वो लगातार यही बनी हुई है कि जिस तरह से उसने हमारे परिवार के साथ या हमारे अपनों के साथ किया है तो उन पर भी कार्रवाई सरकार को करनी होगी, बुलडोजर एक्शन होना होगा। और इसीलिए प्रशासन की तरफ से भी पूरी जांच पड़ताल की गई और ये पाया गया है कि अवैध निर्माण जो है उसको ध्वस्त किया जाएगा और इसीलिए लेटर लगा दिया गया है, चस्पा कर दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि अगले 15 दिनों में जब बुलडोजर एक्शन होता है या वो लोग खुद ही वहां से घर को खाली करके बिल्कुल अंकित, यानी कि उत्तर प्रदेश का एक संदेश तो साफ है यहाँ पर कि नौनिहालों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार तैयार है, लेकिन आपके बच्चे अगर बिगड़ेल हैं तो फिर उनसे सख्ती से निपटने के लिए भी उत्तर प्रदेश की सरकार, शासन और प्रशासन तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और आइए अब रुक कर लेते हैं हमारी अगली खबर का, जो है पंजाब से। अमृतसर के जंडियाला गुरु विधानसभा क्षेत्र में आने वाले गांव राणा काला के पास दिन दहाड़े 4 हमलावरों ने एक शिक्षक की हत्या कर दी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े हत्या से क्षेत्र में भय का माहौल है। वहीं पुलिस ने भी मामले की जांच भले ही शुरू कर दी हो, लेकिन इस घटना के बाद एक बार फिर सवालों में है पंजाब की कानून व्यवस्था और मान सरकार, क्योंकि पंजाब में नहीं थम रहा है ये खूनी खेल। तो आइए कुछ और तथ्यों के साथ आपको बताते हैं इस पूरी वारदात के बारे में और आपको समझाते हैं कि आखिर पंजाब में क्या चल रहा है, कानून व्यवस्था का हाल। तो बड़े सवाल हैं कि सबसे बड़ा सवाल तो यही कि पंजाब में क्या कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। दिन दहाड़े सरकारी शिक्षक की यहां पर हत्या कर दी जाती है और इस हत्याकांड से पूरा क्षेत्र दहल जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि क्या पंजाब में मान सरकार के रहते कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। और ध्वस्त हो चुकी है ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमलावर दिन दहाड़े हत्या कर देते हैं, किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगती है। और ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक इस तरह के हत्याकांड लगातार सामने आ रहे हैं। ये भी यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर कैसे
और कहां हुई ये घटना। तो सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में बताते हैं। दरअसल एक गांव है राणा काला और इसी गांव के पास में ये पूरी घटना होती है। बताया जा रहा है कि 4 हमलावर आए और उन्होंने ही इस सरकारी शिक्षक को मौत के घाट उतार दिया। अंदाजा लगाइए कि दिन दहाड़े यदि किसको मौत के घाट उतार दिया जाए तो फिर कानून व्यवस्था यहाँ पर कितनी लचर है और कितनी संवेदन है, इसका अंदाजा साफ तौर पर लगाया जा सकता है। और इसीलिए यही कहा जा रहा है कि पंजाब में कानून व्यवस्था ठप हो चुकी है। किसी में भय कानून का नजर यहाँ पर तो नहीं आता, क्योंकि ये एक मामला नहीं है बल्कि इसके पहले भी कई बार हमने देखा है कि साफ तौर पर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। अब यहाँ पर हत्या का जो सिलसिला है वो किसी भी तरह से नहीं थम रहा है। और इस खबर पर और भी अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता गुरमीत जुड़ गए हैं। गुरमीत, लगातार हम देख रहे हैं कि पंजाब में दिन दहाड़े हत्या का सिलसिला जारी है। सिलसिला इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये कोई पहली घटना नहीं है जब जिन दिन दहाड़े हत्या हुई हो। इसके पहले का भी अगर हम रिकॉर्ड खंगाले तो लगातार यहाँ पर हत्याकांड हो रहे हैं। सवाल यही कि क्या कानून व्यवस्था का खौफ, कानून व्यवस्था का डर बिल्कुल भी नहीं है पंजाब में? बिल्कुल संध्या, ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में ये लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है, उसमें बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ग्राउंड लेवल पर कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त जैसा हो गया है। अब ये स्पेसिफिक घटना की अगर बात करें, ये सरकारी टीचर है, नाम जगदीप सिंह है, अपनी बेटी को छोड़ने के लिए जा रहे थे। छोड़कर जैसे ही वापस आए तो उनको जो है उन पर हमला किया गया। अब हमला जो किया गया उसमें 4-5 एंगल है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। एक तो सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं, आई विटनेस ढूंढे जा रहे हैं, इसके साथ ही सीडीआर देखी जा रही है, कॉल डिटेल्स, उन्होंने किस व्यक्ति से बात की थी आखिरी बार, हर संभावित पहलू से बात की तो जो है घटना की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इसके साथ ही जो क्या इस घटना को लूटपाट के इरादे, क्योंकि प्राइमा फेसाई ऐसा भी लग रहा था कि कहीं लूटपाट की कोशिश की गई हो, मगर यहां पर उस व्यक्ति की बाइक वहीं पर मौजूद थी, उसके सारे कपड़े, सारा जो भी सामान जगदीप सिंह का था वो वहीं पर मौजूद था। तो यहां पर लूटपाट की जो कोशिश है उसे पूरी तरह से रूल आउट कर दिया गया है। अब इसको बहुत ही सिमिट्री से अगर देखें आप तो पिछले 7 दिन में 3 ऐसी हत्याएं हुई हैं जिन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। 7 दिन में 3 हत्याएं। अब किसी में एएसआई जोगा सिंह की हत्या हुई दिन दिहाड़े, जो अपनी वर्दी में अमृतसर कमिश्नरेट में अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए सुबह जा रहे थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई और उन्हें मौत के घाट उतारा गया। और उसकी जिम्मेदारी भी एक संगठन के द्वारा ली गई। हालांकि पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, मामले की जांच चल रही है। ये 24 मई की घटना है। और अभी रिसेंटली जो हुआ है वो भी बड़ा दिल दहला देने वाला है। 30 मई को जालंधर में जो है एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या की गई, सिमरनजीत सिंह की, जो कि कई बार सरकार से भी कई तरह के सवाल पूछते थे अपने आरटीआई के जरिए, और कई तरह की अनकंफर्टेबल पोजीशन जो है, अनकंफर्टेबल सिचुएशन में सरकार को ले आते थे, क्योंकि वो कई मुद्दों पर आरटीआई डालते थे। जैसे अभी सरकार बेअदबी कानून लेकर आई थी, इनको भी जो है जालंधर के पास फगवाड़ा है, वहां पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक व्यक्ति से मिलने के लिए आए थे और वहां पर कुछ व्यक्ति घात लगाकर बैठे हुए थे। जैसे ही ये वहां पर पहुंचे उनको गोलियां मार दी गई। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब भी घटना होती है, जब भी हत्याकांड होता है, उसके बाद तो जांच पड़ताल शुरू कर दी जाती है, लेकिन इस तरह की वारदात नहीं हो, क्या इसके लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं मान सरकार की तरफ से, या फिर सरकार की तरफ से ये मान लिया जाए कि खुली छूट है, जब हादसे होंगे तो फिर उससे निपटा जाएगा, या जब घटनाएं होंगी तो उससे निपटा जाएगा? देखिए, साल 2022 में पंजाब में भगवंत मान सरकार बनी थी। उसके बाद जो सबसे बड़ा एक मर्डर या दिन दिहाड़े हत्या हुई थी वो हुई थी 4 नवंबर 2022 को। सुधीर सूरी, जो कि शिवसेना के एक लीडर थे और उनके द्वारा एक धरना दिया जा रहा था, खुलेआम हत्या की गई थी। उसके बाद हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ। नवंबर 2024 से लगातार अलग अलग जगह बम विस्फोट हो रहे हैं और 5 मई को तो हम जिक्र कर ही चुके हैं, अपने दर्शकों को पहले जानकारी दे चुके हैं कि किस तरह से जालंधर और अमृतसर में ब्लास्ट किए गए। मगर इन सारी घटनाओं में देखने को यह मिल रहा है कि जितने भी मर्डर हो रहे हैं ये पूरी तरह से टारगेटेड किलिंग्स हैं। ये 3 घटनाएं मैंने बताई, ये टारगेटेड किलिंग्स हैं। मगर जो पुलिस का जो वर्जन अभी तक, चाहे बम विस्फोट है या फिर ये टारगेटेड किलिंग है, उनमें उन चीजों को जो है कहीं ना कहीं नीचे करके आंकने का है। स्टार्टिंग में देखा जाता है, अगर बम विस्फोट हुआ तो पुलिस कहेगी नहीं नहीं वैसे ही धमाका था। बाद में जब वो चीजें खुलकर सामने आती, कुछ लोगों ने आरटीआई डाली, कुछ लोगों ने वैसे मीडिया के सामने लेकर आए,
तो जब बाद में चीजें खुली तो सरकार ने लोगों को पकड़ा भी, पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई भी की, मगर सरकार खुद ही अपने बयानों से, डीजीपी भी कई बार पलटे हैं ऐसे मामलों को लेकर। दूसरा, ये जो हत्याएं हुई हैं इनिशियली अगर आप बिल्कुल प्राइमा फेसाई देखें तो उनको थोड़ा सा नीचे करके आंका जाता है, नहीं जी घरेलू रंजिश हो सकती है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, मगर फाइनली जो एंगल निकलकर उसमें सामने आता है वो ये एंगल होता है कि वो टारगेटेड किलिंग थी। कुल मिला के गुरमीत, अगर ये समझा जाए कि जो मान सरकार है वो अपनी कमियों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और गाहे बगाहे किसी न किसी से उसकी लिंक जोड़ दी जाती है जब भी कोई हत्याकांड होता है, लेकिन पूर्व में कोई तैयारी नहीं, कानून व्यवस्था को यहाँ पर सुदृढ़ करने की तैयारी नहीं कि आखिर में कैसे इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद गुरमीत तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और इसके साथ ही न्यूज़ पंच में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।